जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा स्टाफ न्यूज की खबर डीएडीआर के आंकड़े के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने एक नई जानकारी दी है। इन्होंने बताया है कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर एक्सपेक्टेड है। और इन्होंने बताया कि इस जानकारी के आधार पे जो आंकड़ा हमें अगस्त 2025 का मिला था एआई सिपेन का, उस आंकड़े के हिसाब से इन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। और दोस्तों डीएडीआर के रेट को देखते हुए 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा अनुमानित, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर ने या फिर कर्मचारियों ने सरकार पर भड़ास निकाली है डीएडीआर के परसेंटेज को लेकर। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया है कि कांग्रेस के टाइम पे किस तरीके से डीएडीआर ज्यादा बढ़ता था और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने कितना परसेंट डीएडीआर बढ़ाया 1116 के बाद। तो दोस्तों कंपैरिजन समझाया है पेंशनर ने या फिर कर्मचारियों ने सरकार पर भड़ास निकाली है, क्योंकि दोस्तों डीएडीआर का परसेंटेज ज्यादा नहीं है 2026 से, जिससे फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का बहुत ही कम बन रहा है। तो दोस्तों इसको लेकर पेंशनर्स या फिर सरकारी कर्मचारी नाराज हैं भारत सरकार से। तो दोस्तों एक कंपैरिजन टेबल बनाई है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है पेंशन डिसबर्समेंट को लेके। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है स्पर्श आपको पेंशन देता है महीने के लास्ट डे में। तो दोस्तों किस सरकारी रूल के अनुसार आपको पेंशन दी जाती है महीने के लास्ट डे में, या फिर बैंक सीपीपीसी 2 से 3 दिन पहले ही पेंशन क्रेडिट कर देता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों कुछ रूल हैं भारत सरकार के पेंशन डिसबर्समेंट को लेके, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ पेंशनर्स कंफ्यूज हैं बेसिक पे में और बेसिक पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, एक हवलदार है जो कहते हैं कि सर अभी मुझे पेंशन मिल रही है 24,763, बल्कि मिलनी चाहिए 29,200। तो दोस्तों 29,200 ये पेंशन नहीं, ये आपकी बेसिक पे है। तो दोस्तों कुछ कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा आपका बेसिक पे पर और बेसिक पेंशन पे, ताकि आप परेशान ना हो। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एक फैमिली पेंशनर है, एक वाइफ है जिनके बेटे ने मुझे पीपीओ भेजा। बेटे ने कहा कि सर एक बार आप पीपीओ चेक कर लीजिए, हमें बता दीजिए कि पेंशन ठीक मिल रही है या फिर गलत मिल रही है, और अगर गलत मिल रही है तो किस तरीके से ठीक होगी। तो दोस्तों पीपीओ दिखाकर आगे समझाऊंगा कि अगर आपको कोई इस तरीके की दिक्कत होती है तो आप कैसे दूर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। साथ ही साथ दोस्तों अगर पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप अपना पीपीओ भी मुझे भेज सकते हैं। जब आप पीपीओ भेजेंगे तो अपनी पर्सनल डिटेल सारी आप हाइड कर देंगे, छुपा देंगे जब भी आप अपना पीपीओ मुझे भेजें। कोई भी दिक्कत है पेंशन से जुड़ी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर पाऊंगा। चाहे आप डिफेंस पेंशनर्स हो, चाहे आप सिविलियन पेंशनर्स हो, चाहे आप किसी स्टेट के पेंशनर्स हो, कोई से भी पेंशनर्स हो, कोई सी भी पेंशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करूंगा और आपकी प्रॉब्लम दूर कर पाऊंगा। तो दोस्तों पीपीओ दिखाकर इसकी जानकारी आगे दूंगा कि पेंशन पे कोई गड़बड़ है या नहीं है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मेरी जानकारियां इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। फ्री में आप चैनल देखिए, फ्री में आप वीडियो देखिए, या फिर आप फ्री में आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वरना आप जानकारियां मिस कर जाएंगे। एक और अपील मैं आपसे करता हूं, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको बेहतर जानकारियां मिल पाए चैनल के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से।
चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है डीएडीआर के आंकड़े के बारे में। दोस्तों स्टाफ न्यूज ने एक लेटेस्ट जानकारी दी है जनवरी 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है जुलाई 2025 से आपका डीएडीआर अप्रूव हो गया है 58%। कुछ दिन में डीएडीआर पे लेटर भी आ जाएगा और फिर एरियर का भुगतान भी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अक्टूबर की जो पेंशन है वो आपको 58% डीएडीआर के साथ मिल जाएगी। फिर दोस्तों एक और जानकारी इन्होंने दी है, जो जुलाई 2025 का या फिर अगस्त 2025 का आंकड़ा आया है एआई सेपेन का, उसके आधार पे आपका डीएडीआर है अभी 58.94%। जो अभी अगस्त का आंकड़ा आया है एआई सेपेन का, उसके आधार पे 58.94% डीएडीआर है आपका अभी। अब दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आंकड़ा आना बाकी है। अगर दोस्तों सेम यही आंकड़ा सितंबर से लेकर दिसंबर तक रहता है तो आपका जनवरी 2026 से डीएडीआर होगा 60%। और दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि अनुमानित आपका डीएडीआर हो रहा है जनवरी 2026 से 60%। अब दोस्तों 60% डीएडीआर के हिसाब से आपका 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.92। 2% से ज्यादा नहीं बढ़ रहा आपका फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का। तो दोस्तों भारत सरकार को ध्यान रखना होगा कि डीएडीआर के रेट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं है। तो अगर फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाए 3.6, 3.5 या फिर 4 या फिर 5 फैमिली यूनिट को कर दिया जाए तो दोस्तों उससे मिनिमम पे बढ़ जाएगी। और जब मिनिमम पे बढ़ जाएगी तो फिर आपका फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों डीएडीआर के रेट के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, ज्यादा नहीं है। तो अगर ज्यादा करना है तो मिनिमम पे बढ़ानी पड़ेगी फैमिली यूनिट से। यह बात सरकार को ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी दोस्तों हमारी मिनिमम पे ज्यादा हो पाएगी और फिटमेंट फैक्टर भी 2 से ज्यादा बन पाएगा। अब देखेंगे कि सरकार कितनी फैमिली यूनिट रखती है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। अब दोस्तों कुछ पेंशनर ने, कर्मचारियों ने सरकार पे भड़ास निकाली है डीएडीआर के रेट को देखते हुए। 6 सीपीसी से लेकर 7 सीपीसी तक महंगाई भत्ते में हर 6 महीने में 7 से 10% तक बढ़ोतरी होती थी। 7वां पे कमीशन लगने तक महंगाई भत्ता 125% तक पहुंच गया था। जबकि आप सभी को पता कि उस समय दैनिक जीवन की जरूरतमंद चीजें, खाद्य सामग्री कितनी सस्ती थी। जी हाँ दोस्तों उस टाइम जो खाद्य सामग्री थी वो सस्ती थी, लेकिन आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ता था 5% से ऊपर कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन दोस्तों 1/16 के बाद से बीजेपी सरकार ने आपका ज्यादा डीएडीआर नहीं बढ़ाया। 0%, 2%, फिर 6%, फिर 9%, इस तरीके से दोस्तों 2-2%, 3-3%, 4-4% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ज्यादा आपका डीएडीआर नहीं बढ़ा। अगर हम 1/1/2026 से भी देखें तो दोस्तों आपका डीएडीआर सिर्फ 60% के आसपास है। और दोस्तों कांग्रेस के टाइम पे या फिर 31/12/2015 तक, 1/1/16 तक अगर हम देखें तो दोस्तों आपका डीएडीआर 119% से 125% तक पहुंच गया था, जिससे हमारा फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करा गया था 7 सीपीसी का 2.57। लेकिन दोस्तों अब तो 2.57 क्या 2.28 मिलना भी मुश्किल लग रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? डीएडीआर के रेट के हिसाब से मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जो आंकड़े हैं पुराने उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो डीएडीआर के रेट के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे बन रहा है। तो दोस्तों इसी पर भड़ास निकाली है कर्मचारियों ने, पेंशनर्स ने। आज महंगाई ने आसमान छू रखा है, लेकिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री डीए 1%, 2%, 3%, 4% बढ़ाकर मीडिया में खबर छपवाते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों सोशल मीडिया पे आए दिन आप बल्ले बल्ले की खबरें सुनते हैं, खुशखबरियां सुनते हैं, मिठाइयां, लड्डू, पेड़े बांटे जा रहे हैं कि डीए में 2% की बढ़ोतरी हो गई, 3% की बढ़ोतरी हो गई। तो दोस्तों ये कोई बढ़ोतरी नहीं है महंगाई को देखते हुए, क्योंकि अगर आप पुराने आंकड़े उठा के देखें छठे वेतन आयोग के तो दोस्तों उस टाइम आपका डीएडीआर बहुत ज्यादा बढ़ता था। ये वाकई में सच्चाई है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। और हर 10 साल बाद पे कमीशन लागू होते रहे, लेकिन हमारे आका प्रधानमंत्री ने अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया। इनका कहना है कि जनवरी 2025 में 8 सीपीसी की मंजूरी मिली, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया 8 सीपीसी पे।
तो दोस्तों एक तरीके की भड़ास है पेंशनर्स कर्मचारियों की डीएडीआर के परसेंटेज को लेकर और 8 सीपीसी पे जो काम नहीं हुआ उसको लेकर। तो दोस्तों ये आंकड़े दिखा दिए उन्होंने कि 6 सीपीसी में किस तरीके से डीएडीआर 125% तक पहुंचा था और अब 7 सीपीसी खत्म होने को है और डीएडीआर सिर्फ 60% के आसपास ही हो रहा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी साबित हो सकती है। तो दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है, आपके अपने सुझाव क्या है, जरा कमेंट करके आप बताइएगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है पेंशन डिसबर्समेंट को लेके। जी हाँ दोस्तों एक सरकारी रूल है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अंडरस्टैंडिंग द FRPT सेकंड DSR पेंशन रूल ऑफ सिविल पेंशन। जी हाँ दोस्तों सिविल का एक पेंशन रूल है जिसका नाम है FRPT सेकंड DSR। जी हाँ दोस्तों ये रूल काम करता है आपको पेंशन देने में, कब आपके खाते में पेंशन क्रेडिट करनी है। और दोस्तों ये सरकारी रूल है जिसमें कहा गया है पेंशन आर जनरली मैनेज बाय द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA। साथ ही साथ जो आपको पेंशन दी जाती है वो दी जाती है महीने के लास्ट डे में। और दोस्तों ये रूल अभी का नहीं है, ये रूल बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। तो दोस्तों जो डेट है पेंशन क्रेडिट करने की वो सरकार अपनी मर्जी से चेंज नहीं करती। पेंशन जो आपको दी जाएगी इस वर्ष के द्वारा वो महीने के लास्ट डे में क्रेडिट करी जाएगी। हालांकि बैंक CPPC 2 से 3 दिन पहले पेंशन क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी किसी सरकारी रूल के तहत। तो दोस्तों एक रूल इन्होंने समझाया है FRPT सेकंड DSR पेंशन रूल। साथ ही साथ दोस्तों इसमें CGDA है उसको भी इंस्ट्रक्ट करा गया है कि किस तरीके से PCDA स्पर्श पेंशन आपको बांटेगा। The Controller of Defense Account CGDA is the main accounting and disbursing authority for military pension। जी दोस्तों जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको किस तरीके से पेंशन डिस्पर्स करनी है वो पूरा काम CGDA देखता है, डिफेंस पेंशन अकाउंट देखता है और दोस्तों इंस्ट्रक्ट करता है वो PCDA स्पर्श को। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने पेंशन क्रेडिट की बात करी है महीने के लास्ट डे में। सरकारी रूल के तहत यानी FRPT सेकंड DSR पेंशन रूल के तहत आपको महीने के लास्ट डे में ही पेंशन क्रेडिट करी जाती है। तो दोस्तों ये इन्होंने बताया। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर्स कंफ्यूज थे बेसिक पे और बेसिक पेंशन को लेके। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर का कमेंट आया था, रक्षित जी को नमस्कार रक्षित जी मेरा एक प्रश्न है, ये पे स्केल या फिर पे लेवल 5 जो कि एक हवलदार का है, कौन सा हवलदार है जिसकी बेसिक पेंशन 29,200 है 24 साल सर्विस पे, जरा स्पष्ट कर देंगे। हम जो 24 साल कंप्लीट करके पेंशन आए हैं 2000 में, यानी ये 2000 में रिटायर हुए थे, ये कह रहे हैं कि आज की डेट में मुझे पेंशन मिल रही है मुश्किल से 24,763, बल्कि मिलनी चाहिए 29,200। ये 29,200 किसको दी जा रही है पेंशन? दोस्तों 29,200 ये कोई बेसिक पेंशन नहीं है आपकी, ये आपकी बेसिक पे है जिसे हम बोलते हैं नोशनल पे फिक्सेशन। जी हाँ दोस्तों एक तरीके की दोस्तों ये आपकी नोशनल पे है। जब आप रिटायर हुए होंगे 4th CPC में 5th CPC में, तो दोस्तों जब भी कोई नया पे कमीशन आता है जो आपकी पुरानी बेसिक पे होती है रिटायरमेंट के टाइम की, उस पे का नोशनल पे फिक्सेशन किया जाता है नए पे कमीशन के अनुसार। तो दोस्तों 7 CPC के अनुसार एक हवलदार की मिनिमम बेसिक पे बनाई है 29,200 और इसकी आधी ही पेंशन होती है। जी हाँ दोस्तों इसकी आधी ही पेंशन बनती है, लास्ट पे डॉन का 50%। दोस्तों ये आपकी पेंशन नहीं है, ये आपकी बेसिक पे है। जी हाँ दोस्तों अगर आप अपना PPO चेक करेंगे 7 CPC का, तो दोस्तों हवलदार के PPO में ये 29,200 बेसिक पे ली है। अब इसमें आपकी मिलिट्री सर्विस पे काउंट होती है 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड होता है 300 का। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो दोस्तों ये आता है 34,700 और इसकी आधी आपकी पेंशन बनती है 17,350। तो दोस्तों 29,200 और इसमें बाकी चीजों जो ऐड करेंगे उसको टोटल करके आधा करके पेंशन बनती है 17,350। तो दोस्तों इससे ज्यादा तो आप पेंशन ले रहे हैं OROP में, ये आप पेंशन ले रहे हैं 24,763। तो दोस्तों ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो बेसिक पे है नोशनल पे है ये अलग है OROP से। OROP में जो आपकी पेंशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल पेंशन है और वही आप लेंगे। तो बिल्कुल सही पेंशन है 24,763। जो मैंने आपको 29,200 बताया
ये दोस्तों बेसिक पेंशन नहीं है, बेसिक पे है। यानी जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो जितनी भी आपकी पुरानी बेसिक पे होती है उसको रिवाइज कर दिया जाता है नए पे कमीशन के अनुसार। अभी 29,200 ये एक 7 CPC की मिनिमम पे है एक हवलदार की, पेंशन नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि आपको ये मिलने लगेगी, जैसा मैंने आपको बताया बेसिक पे है। बेसिक पे में और बेसिक पेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेसिक पे का आधा ही आपकी बेसिक पेंशन बनती है। तो दोस्तों जब 8 CPC आएगा तो 8 CPC में जो ये मिनिमम पे है एक हवलदार की, ये भी बढ़ जाएगी 8 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार। 29,200 से बढ़कर दोस्तों ये 35-40 के करीब पहुंच जाएगी 8 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो दोस्तों आपकी पेंशन भी बिल्कुल ठीक है 24,763, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनके बेटे ने मुझे पीपीओ भेजा। बेटे ने कहा कि सर पेंशन ठीक मिल रही है गलत मिल रही है। दोस्तों ये पेंशनर्स रिटायर हुए थे मई 1979 में, तो दोस्तों इनके लिए MACP एप्लीकेबल नहीं है। जो फैमिली पेंशन दी जा रही है ये दी जा रही है दोस्तों एक सिपाही की, सिपाही इनका रैंक है। हालांकि इनके बेटे ने कहा क्या नायक की पेंशन मिल सकती है, नायक की फैमिली पेंशन मिल सकती है? नहीं दोस्तों, भले इनकी 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, लेकिन जैसा आपको पता है 2006 से जो पहले आए हैं या फिर 2003 से पहले आए हैं उनके लिए MACP एप्लीकेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 7 अगस्त 2003 से पहले, 7 अगस्त 2003 से पहले जो भी पेंशनर्स आए हैं उनके लिए ना ही MACP है ना ही ACP है। 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं उनके लिए ACP एप्लीकेबल है, वो भी नायक की और एक हवलदार की 10 साल या फिर 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस। हालांकि दोस्तों ये 1979 में रिटायर हुए इसलिए इनके लिए कोई ACP MACP एप्लीकेबल नहीं है। इनको जो पेंशन दी जा रही है वो बिल्कुल ठीक पेंशन दी जा रही है 12,195 नॉर्मल रेट से। साथ ही साथ दोस्तों इनके लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा भी अलाउड है। पहले 500 रुपए दिए जा रहे थे, अब हो गए दोस्तों इनको 1,000 रुपए, अब 1,000 रुपए इनको दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों पीपीओ के आधार पे इनकी पेंशन बिल्कुल ठीक है, इनको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। फैमिली पेंशन भी इनको ठीक मिल रही है, साथ ही साथ DADR भी इनको ठीक ही मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए पेंशन से जुड़ी तो आप पीपीओ शेयर कर सकते हैं या फिर और कमेंट भी कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेगी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।